हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो दोनों बहन भाई जू फैन को अपने अंकल के घर ले जाते हैं जो कि लैनलिन सिटी में रहते हैं। वो लोग अभी शहर से बाहर ही होते हैं कि वहीं पर उनका कजिन बाहर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा ठरकी है और वो उसकी बहन पर लाइनें मार रहा होता है। सोंगजू जू फैन को उसके बारे में बताता है कि ये ऐसा ही करता है, ये क्योंकि सेकंड क्लास फैमिली से है इसलिए ये हमें कुछ भी नहीं समझते क्योंकि हम लोग थर्ड क्लास फैमिली से हैं। उस लड़के की नजर जू फैन में पड़ती है। वो उनसे कहता है ये लड़का कौन है। सोंगजू आगे बढ़ता है और उसे कहता है ये हमारा दोस्त है, ये हमारे साथ आया है क्योंकि ये हमारे साथ रेन फ्लावर सिटी में जाने वाला है। और साथ ही वो अपने कजिन से कहता है कजिन तुम्हें कैसे पता चला हम लोग जहाँ पर आने वाले हैं, जो तुम दरवाजे पर हमें लेने के लिए आगे हो। वो उसे कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे एक लेटर भेजा था इसलिए मुझे पहले से पता था, मैं जहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कजिन आगे बढ़ता है और जू फैन के पास जाकर उसे कहता है सोंगकियान के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, कहीं उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। सोंगजू फिर से आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है कजिन ये मेरा दोस्त है, मैंने तुमसे कहा ना इसका कोई भी ताल्लुक नहीं सोंगकियान के साथ। लेकिन उसका कजिन गुस्से हो जाता है और सोंगजू को जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है सोंगजू मैंने तुम्हारे साथ तो बात की ही नहीं, तुम्हें किसने कहा कि अपना मुंह खोलो। कजिन उसे मारने के बाद फिर से जू फैन से कहता है चलो अब जल्दी से बको, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जू फैन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जू फैन कैसा है। जू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें पता है हम लोग पूरे रास्ते बगी में एक साथ थे, पूरे रास्ते हम दोनों एक साथ सो रहे थे, एक साथ खा पी रहे थे। अब खुद ही समझ लो कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। पूरे महीने के लिए हम दोनों एक ही वैगन के अंदर थे, हम दोनों उसमें से बाहर नहीं निकले। अब जरा सोच कर बताओ हम दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा। जू फैन की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि सोंगकियान भी परेशान हो जाती है और कहती है लगता है कि कजिन बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, अब ये जू फैन को नहीं छोड़ेगा। कजिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपना पंच बनाता है और जैसे ही जू फैन को मारने लगता है, जू फैन जो कि पहले बहुत ही शांत खड़ा होता है वो अपनी आंख खोलता है और उसके सामने अपने किलिंग इंटेंट को शो करवाता है, बिल्कुल मंकी डी लूफी की हाकी की पावर की तरह। जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो सामने वाला सख्ते में आ जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है। जू फैन की किलिंग इंटेंट को देखकर वो कजिन वहीं पर रुक जाता है। जू फैन उसके कान के करीब जाकर उसे कहता है दोबारा कभी भी किसी लड़की के लिए मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और साथ ही वो आगे बढ़ जाता है जबकि वो कजिन वहीं पर बैठ जाता है और डर के मारे बैठा कांप रहा होता है। कजिन की हालत भी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि जाओकिंग के भाई की हो गई थी जब पहली बार जू फैन ने उसे मारने की कोशिश की थी। ना सिर्फ कजिन बल्कि सोंग फैमिली के दोनों भाई बहन भी उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उनका कजिन थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाता है जबकि उसी वक्त उनके कजिन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे उठाकर कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। और वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इन तीनों की तरफ देखकर कहते हैं तुम में से इसकी ये हालत किसने की है। सोंगकियान भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दें, ये सारी मेरी गलती है, हमारे दोस्त ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। उसके अंकल जैसे उनके दोस्त की तरफ देखते हैं यानी कि जू फैन की तरफ देखते हैं, जू फैन वहाँ बड़ा ही चुपचाप खड़ा होता है, लेकिन उसके अंकल उसको देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि वो उसकी पावर को महसूस कर लेते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने बेटे को उठाकर साथ ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरा बेटा यहाँ पर गलती से आ गया, मुझे पता है कि ये सारा दिन तुम्हारे पीछे घूमता रहता है इसलिए ये यहाँ पर आ गया है। तुम्हारे साथ तो एक तुम्हारा गेस्ट है, चलो अपने गेस्ट को लेकर अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे गेस्ट को ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकने देंगे, चलो अब तीनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हारा सफर बहुत ज्यादा मुश्किल था, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। जबकि वो दोनों बहन भाई भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अंकल को क्या हो गया, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, अचानक ये हंस क्यों रहे हैं। जू फैन उन दोनों भाई बहन से कहता है तुम दोनों ने कहा था कि तुम लोग सेकंड क्लास फैमिली से हो इसलिए की फैमिली वाले तुम्हें घास नहीं डालते, लेकिन अंकल तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हैं, क्या तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। सोंगकियान उसे कहती है ये हमारी की फैमिली के हेड हैं, लेकिन पहले तो कभी इन्होंने हमारे साथ ऐसे से बात नहीं की, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। सोंगजू भी कहता है मुझे तो लगा था ये अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। जू फैन भी कहता है हाँ मुझे भी यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। सोंगकियान उसे कहती है तुम दोनों को इस तरह की क्या सराहियां नहीं करनी चाहिए, अपने हिसाब मत लगाओ, हो सकता है कि वो आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हो इसीलिए उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, चलो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं। सोंगकियान जू फैन से कहती है लू फैन मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम सिर्फ बॉन फॉर्जिंग के फर्स्ट लेवल पर हो और हमारे अंकल तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उनको गुस्सा मत दिलाना, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो हम दोनों भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। नेक्स्ट सीन की फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। 3 घंटे के बाद जू फैन अपने रूम में आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जू फैन कहता है अब जबकि वो दोनों बेवकूफ यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो दोनों की फैमिली वालों से बात करने के लिए गए हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और वो दोनों बेवकूफ वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और घबराती हुई आवाज के साथ जू फैन से कहते हैं
सोंग कियान पहले तो उसे जू कहती है, लेकिन साथ ही उसे कहती है मेरा मतलब ब्रदर लू, हमारी की फैमिली वालों ने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग उनके साथ बैठकर वहाँ पर खाएंगे। जू फैन उन दोनों से कहता है की फैमिली वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं। मैं उन लोगों को अच्छे से जानता नहीं, मैं उनके साथ खाने की दावत में बैठकर क्या करूंगा। सोंग जू चलाकर उसे कहता है तुम्हें लाजमी वहाँ पर जाना पड़ेगा। जू फैन उसे घूर कर देखता है, वो दोनों उससे डर जाते हैं। सोंग जू उसे कहता है मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम पर चिल्ला दिया। असल में की फैमिली वाले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनसे काफी डरते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें लेकर आना है तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। अब उन्होंने दावत दी है तो ये अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते तो। जू फैन भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते हैं और जाकर दावत खाते हैं। जू फैन उनके आगे आगे चल रहा होता है और कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो चलो जल्दी करो, मुझे बताओ कहाँ पर जाना है। नेक्स्ट सीन में वो लोग बड़े से हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर टेबल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होती है कि जू फैन और इन दोनों बहन भाइयों का टेबल सेंटर में होता है, जबकि एक गोल दायरे की शक्ल में की फैमिली के टेबल्स होते हैं जहाँ पर सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। अंकल सोंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ। जू फैन का तो आपको पता है कि वो कितना बड़ा जीनियस है। जैसे ही हॉल में दाखिल होता है उसे समझ आ जाती है कि ये सारे एल्डर्स इसे घेरने की कोशिश में है कि जैसे ही हम लोग सेंटर में बैठेंगे सारे एल्डर्स चारों तरफ से उस पर अटैक कर सकते हैं। जू फैन फिर हंसता हुआ जाकर टेबल पर बैठ जाता है और कहता है चलो जो भी हो, अगर ये मुझ पर अटैक भी करते हैं तो ये सारे तो मेरे सामने चींटियां हैं, ये सारे ही मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अंकल सोंग जू फैन से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम लू फैन है। इन दोनों बच्चों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने इनकी जान बचाई है, तुम इन्हें सेफली यहाँ पर लेकर आए हो। चलो फिर तुम्हारे नाम का एक जाम पीते हैं। जू फैन के सामने भी एक गिलास रखा होता है। जू फैन कहता है मैं शराब नहीं पीता, मैंने एक अरसा पहले शराब को छोड़ दिया था क्योंकि मेरे जैसे कल्टीवेटर के लिए शराब पीना पॉइजन की तरह है। और मैं मास्टर आपसे भी कहूंगा कि आपको इस शराब को कम पीना चाहिए, वरना आप कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेंगे और कुछ ऐसे गलत इंसान के साथ पंगा ले लेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, जिससे आपकी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। जू फैन मीठी मीठी बातों में ही उसे धमकी दे देता है। वो सारे एल्डर्स जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं वो उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इसे पता चल चुका है कि हम लोग इसे मारने के लिए बैठे हैं। अंकल सोंग उसे कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जू फैन अपने गिलास के अंदर जो वाइन होती है उसे टेबल के ऊपर बहा देता है और कहता है चलो अब ये नाटक करना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम सब लोग मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस वाइन के अंदर पॉइजन डालोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। इस वाइन के अंदर एक पाइथन का जहर है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मैंने तो दूर से इसे सूंघ लिया था कि इस वाइन के अंदर पॉइजन है, तुम्हें पता नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया है। अंकल सोंग से कहते हैं चलो फिर ठीक है, हमें पता है कि तुम जू फैन हो और तुमने 7th एल्डर को मारा है। योमिंग वैली वालों ने तुम्हारे नाम का किल ऑर्डर जारी किया है, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारा शिकार किया जाएगा। तो इससे पहले कि कोई और तुम्हें मार डाले तो क्यों ना हम लोग तुम्हें मार दें। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हें मारने पर हमें योमिंग वैली से कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। और साथ ही वो अपने एल्डर्स से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और जू फैन को मार डालो। वो सारे एल्डर्स अपनी अपनी जगह पर ऊपर की तरफ जंप करते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू फैन पर अटैक कर देते हैं। जू फैन वाले टेबल पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहाँ से धुआं हटता है वो सारे लोग वहाँ पर देखते हैं कि क्या जू फैन मर गया या नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो सारे उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं आखिर जू फैन कहाँ पर चला गया। उसी वक्त जू फैन के हंसने की आवाज आती है। जू फैन ने उनके एक एल्डर के सर पर अपना हाथ रखा होता है और अपने ब्लडी बेबी को उसकी बॉडी के अंदर घुसाकर उसकी सोल को चोरी कर लेता है, जिससे वो एल्डर वहीं पर मर जाता है। जू फैन उसे मारने के बाद कहता है तो ये तुम्हारा पहला एल्डर था, अब बाकियों की बारी है। अंकल सोंग उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हमने तो सिर्फ सुना था कि तुम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर हो जिसने 7th एल्डर को मार डाला, अब हमने देख भी लिया है। जू फैन उनसे कहता है अगर तुमने देख लिया है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो फिर ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहती हो। योमिंग वैली के एल्डर्स मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। अंकल सोंग उसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जितने ज्यादा पावरफुल तुम होगे उतना ज्यादा हमें ज्यादा इनाम मिलेगा तुम्हें मारने पर। जू फैन उसे कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। जैसे वो पंच मारने के लिए उसके करीब पहुँचते हैं जू फैन भी आगे से उन्हें अपना पंच मारता है और दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। पंचेस के टकराने की वजह से अंकल पीछे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही उनके हाथ की तरफ दिखाते हैं। बेचारे अंकल सोंग की सारी उंगलियां टूट जाती हैं। अंकल पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं और कहते हैं तुम हो क्या चीज, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड है, तुम कोई इंसान नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। जू फैन उन सब से कहता है इस बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ या फिर मॉन्स्टर, क्योंकि जहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। और साथ ही जू फैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, सारे एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है और उनको जख्मी कर देता है और सीधा अंकल सोंग के पास चला जाता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। अंकल सोंग उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग तो इनाम की लालच में पागल हो गए थे जो तुम पर अटैक कर दिया, मुझे जाने दो प्लीज, इन दोनों बहन भाइयों की हाथरी मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारी की फैमिली वाले कभी भी तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे, हम लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जू फैन अंकल सोंग से कहता है मास्टर सोंग मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैं यहाँ पर
आकर बैठा था। मैंने कहा था कि इस तरह का कोई गलत फैसला मत करना कि तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। अब जबकि तुमने ये कर दिया है तो तुम्हें पता है मैं एक डीमन कल्टीवेटर हूँ, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। और रही बात इन दोनों बहन भाइयों की, इन दोनों बहन भाइयों ने तुम्हारी बात मानकर मुझे तुम्हारे ट्रैप में फंसा दिया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकी क्या वजह थी, ये तुमसे डर कर इन्होंने ऐसा किया, यहाँ पीछे तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया है और जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बात सुन के वो दोनों भाई बहन दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों इनसे कहते हैं, ब्रदर ज़ूफैन, हम दोनों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें फोर्स किया गया था, इन्होंने हमें डरा धमकाकर हमसे ये करवाया है। ज़ूफैन चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों ने ये कर दिया है, तुमने मुझे धोखा दे दिया है और अब तुम्हारे बचने की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए तुम लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत भी नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। क्या ज़ूफैन इन दोनों भाई बहन को छोड़ देगा और की फैमिली वालों का क्या होगा? क्या ये मास्टर सॉन्ग को मारेगा या नहीं? एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।